विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रीता श्रीवास्तव, राजकीय महाविद्यालय भूंगी, विषय राजनीति विज्ञान। विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रश्न पत्र में 5 संविधानों का अध्ययन किया जाएगा। ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, स्विट्ज़रलैंड का संविधान, चाइना और फ्रांस के संविधान, इन 5 संविधानों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। आज सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटेन का संविधान। विद्यार्थियों, जैसा कि सामान्य रूप से सभी लोग जिस देश को इंग्लैंड, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, उसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है। इसमें वेल्स और स्कॉटलैंड के क्षेत्र भी शामिल हैं। यद्यपि सितंबर 1997 और अप्रैल 1998 से में हुए कुछ समझौतों और उसके बाद हुए जनमत संग्रह के आधार पर जो उत्तरी आयरलैंड और जो स्कॉटलैंड है उसे सीमित स्वायत्तता प्रदान कर दी गई है। और इसी प्रकार की योजना के संबंध में जो है वेल्स के संबंध में भी किया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन का संवैधानिक विकास। ब्रिटेन जो आज इतना मजबूत लोकतंत्र बना है, तो उसने अपनी मजबूत लोकतंत्र के विकास की यात्रा को कैसे प्राप्त किया है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, ब्रिटेन के संवैधानिक विकास का काल जो है का पहला चरण जो है वो है एंग्लो सैक्सन काल माना जाता है। और ये काल जो है 5वीं सदी से लेकर 1066 तक माना जाता है। एंग्लो सैक्सन काल सीमित राजतंत्र का काल कहलाता है। संवैधानिक विकास के इस काल में 2 प्रमुख संस्थाओं का ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ। एक तो नियंत्रित राजपद और दूसरा स्थानीय स्वशासन का विकास। ब्रिटेन में जो है इस काल में राजपद जो है जो एंग्लो सैक्सन राजा था वो अनियंत्रित नहीं था। उसके ऊपर विटनेस मोट नाम की एक सभा थी, उसका नियंत्रण रहता था। राजा उसके नियंत्रण में रहकर काम करता था। विटनेस मोट जो है बुद्धिजीवियों की एक सभा थी। और इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि इस काल में राजतंत्र सीमित राजतंत्र रहा, या राजतंत्र के ऊपर विटनेस मोड का नियंत्रण रहता था। इसके बाद इसका दूसरा काल जो है वो कहलाता है, इसके काल का दूसरा काल विकास का दूसरा काल है नॉर्मन एंजियन काल। ये काल 1066 से लेकर 1153 तक का ये काल है। ये काल राजकीय निरंकुशता और सुदृढ़ केंद्रीय सरकार के उदय के काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में जो एंग्लो सैक्सन राजा थे, उन्होंने स्थानीय स्वशासन को तो सुदृढ़ स्वरूप प्रदान किया, या हम ये कह सकते हैं कि इस काल में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप तो सुदृढ़ रहा, लेकिन राष्ट्रीय आधार पर जो शासन व्यवस्था थी वह कैसी रही, निर्बल थी, कमज़ोर थी। अतः नॉर्मन राजाओं ने जो है उसमें नॉर्मन राजाओं ने जो है केंद्रीकृत और कठोर शासन स्थापित करके इसको सुदृढ़ और सबल बनाने का कार्य किया। नॉर्मन राजा विलियम के द्वारा जो है इस कार्य को प्रारंभ किया। उसने जो है
निरंकुश राजतंत्र की मार्ग में जो बाधा थी, विटनेस मोड नाम की जो संस्था थी, उसको समाप्त कर दिया और इस प्रकार से निरंकुश शासन के मार्ग पर आगे बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे राजा का कार्यक्षेत्र और अधिकार इतने बढ़ गए कि उसे उन्हें जो है अपने कार्यों को हल्का करने के लिए उसके युग में जो है दो संस्थाओं की पुनः स्थापना हुई। एक तो मैग्नम काउंसिलियम या महान परिषद को जन्म मिला और दूसरा क्यूरिया रेजिस, जो कि राजा को उसके कार्यों में सहायता करने का काम करती थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मैग्नम काउंसिलियम जैसी संस्था थी वो विटनेस मोड की ही स्थापनापन्न संस्था कही जा सकती है, अर्थात विटनेस मोड जैसी ही संस्था थी। और जो क्यूरिया रेजिस थी उसका वह छोटी संस्था थी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत था या बहुत प्रभावशाली संस्था रही, जो कि राजा को उसके कार्यों में सहायता करती थी। इसके बाद जो नेक्स्ट विकास का काल है वो प्लांटेगेनेट काल के नाम से जाना जाता है। इसका काल जो है 1153 से 1399 तक रहा और इसके बाद का काल लंकास्टियन काल कहलाया, जो कि 1399 से 1445 तक का काल कहलाया। इस काल में नॉर्मल राजा जो थे उनके द्वारा जो भी शासन व्यवस्था स्थापित हुई उसमें जो है हेनरी प्रथम के द्वारा सुधार किए गए और इस काल में उन्होंने शासन के कार्य में कुशलता की दृष्टि से क्यूरिया रेजिस, जो कि राजा के कार्यों में सहायता के लिए गठित की गई थी, इस संस्था के कार्यों को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक तो उन्होंने जो है उसके प्रशासन संबंधी कार्य और उसके जो है हम कह सकते हैं कि न्याय संबंधी कार्य, उसके कार्यों को इन दो भागों में विभाजित कर दिया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उससे जो है प्रिवी काउंसिल और एक्सचेकर के रूप में जो है विभाजित कर दिया गया या उसके कार्यों को इन दो संस्थाओं के रूप में विभाजित कर दिया गया। इसी समय सम्राट जॉन को जो है शासन कार्य के लिए बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने कर प्रस्तावों पर सहमति के लिए जनप्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई और इस प्रकार से उनके काल में ही या जो है वो प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं सिद्धांत का उदय दिखाई देता है या उदय हुआ। इसके बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संवैधानिक विकास का जो एक प्रमुख सीमा चिन्ह माना जाता है वो है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है या बृहत अधिकार, जिसे बृहत अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या है? तो 1119 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा जो है सिंहासन ग्रहण किया गया और ये जो सम्राट जॉन थे वो बहुत ही अदूरदर्शी और अत्याचारी शासक सिद्ध हुए। ऐसी स्थिति में जो वहाँ की हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग थे उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और 12 जून 1215 में रेनीमेड नामक स्थान पर जो जनप्रतिनिधि थे वो उससे जो है एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करवाने में सफल हुए या एक अधिकार पत्र था जिस पर जो है सम्राट जॉन ने विवश होकर उस पर हस्ताक्षर कर दिए और ये अधिकार पत्र ही दुनिया में मैग्ना कार्टा या बृहद अधिकार पत्र के माध्यम से जाना जाता है। ये अधिकार पत्र ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में एक मील का पत्थर माना जाता है, प्रमुख सीमा चिन्ह माना जाता है। इसके द्वारा सामंतों को कोई नए अधिकार प्रदान नहीं किए गए, बल्कि सामंतों को वह अधिकार वापस लौटा दिए गए जिन्हें सम्राट जॉन ने भंग कर दिया था। ये बाद में ये अधिकार धीरे धीरे ब्रिटेन की जनता को भी प्राप्त हो गए और इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि ये अधिकार पत्र ब्रिटेन की जनता की भी अधिकार और स्वतंत्रताओं की आधारशिला बन गया। और ब्रिटेन में जो है वो हम कह सकते हैं कि निरंकुश राजतंत्र की जगह हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मर्यादित राजतंत्र और विधि के शासन की स्थापना हुई। इसके बाद आता है कि वहाँ पर पार्लियामेंट का उदय होता है 1295 में। हम कह सकते हैं कि 1295 में एडवर्ड प्रथम ने पार्लियामेंट की प्रथम बैठक बुलाई और उसने जो है कर प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सामंतों और पादरियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की भी एक सभा बुलाई। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में ये आदर्श पार्लियामेंट के नाम से जानी गई या विख्यात हुई, या इसे ही एक आदर्श पार्लियामेंट का नाम दिया गया। आगे ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में हम कहेंगे कि ट्यूडर काल आता है। ट्यूडर काल का प्रारंभ जो है ये 1485 से 1603 तक माना जाता है। ये पुनः कठोर राजतंत्र का काल माना गया, क्योंकि जो ट्यूडर राजा थे हेनरी, इस काल में हेनरी ट्यूडर ब्रिटेन के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उन्होंने जो है पुनः निरंकुश शासन की स्थापना की और उन्होंने सामंतों को नियंत्रित करके निरंकुश शासन प्रारंभ किया, लेकिन उनका शासन जनप्रतिनिधियों के हित में था या जनता के कल्याण की दृष्टि से उन्होंने शासन किया। इस काल की एक प्रमुख विशेषता थी कि इस काल में जो राजकीय सत्ता थी वो धर्म के नियंत्रण से जो है अलग हो गई या पृथक हो गया था। जो राजकीय सत्ता थी वो पोप के नियंत्रण से पृथक हो गई। इसके बाद उसके विकास का जो नेक्स्ट काल आता है वो आता है स्टुअर्ट काल। ये काल निरंकुश राजतंत्र और जो मर्यादित राजतंत्र है उनके बीच संघर्ष का काल है। और इस काल में जो है लोकतंत्र की आधारशिला की स्थापना होती है। ये काल जो है 1603 से लेकर 1714 तक माना जाता है। महारानी एलिजाबेथ के कोई पुत्र नहीं था और ना ही उनका कोई निकट संबंधी था। ऐसी स्थिति में 1603 में जो है स्कॉटलैंड के राजा जेम्स प्रथम जो है इंग्लैंड के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उन्होंने जो है इसके बाद जो है 1625 में उनकी मृत्यु के बाद 1625 में उनका पुत्र जेम्स प्रथम गद्दी पर बैठा। इसने पुनः जो है निरंकुश शासन करना प्रारंभ किया। इसने राजा के जो दैवी अधिकार थे, राजा के दैवी विशेषाधिकारों के ऊपर पुनः बल देना प्रारंभ किया। और ऐसी स्थिति में जो संसद थी उन्होंने जो है उसके खिलाफ विद्रोह किया, उसका विरोध किया, क्योंकि उसने संसद की उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया था। तो संसद ने पुनः उसका विरोध किया और 1628 में संसद जो है अधिकार याचना पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करवाने में सफल हुई। इस अधिकार याचना पत्र के माध्यम से जो है सम्राट ने संसद के अधिकारों को स्वीकृति प्रदान की। लेकिन जो चार्ल्स प्रथम था उसने बाद में अपने अधिकार याचना पत्र के माध्यम से दिए हुए अपने वचन को नहीं निभाया और उसने जो है कहा जाता है कि उसने बाद में संसद को भंग कर दिया और 11 वर्ष तक संसद के बिना ही वहाँ पर शासन स्थापित किया या शासन कार्य किया। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में संसदीय नेताओं या संसद और राजा के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ या गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। ये काल जो है 1642 से 1645 तक का काल
माना जाता है और अंत में इस गृह युद्ध में संसदीय नेताओं की विजय हुई और 1649 में चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में गणतंत्र की स्थापना होती है। 1649 में वहाँ पर राजतंत्र समाप्त होता है और क्रॉमवेल की अध्यक्षता में गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना होती है। इसमें ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में पहली बार लिखित संविधान और गणतंत्र को स्वीकार किया जाता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये शासन व्यवस्था भी अधिक समय तक नहीं चल पाई और 1658 में क्रॉमवेल की मृत्यु के साथ ही वहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था समाप्त हो जाती है। इसी के साथ ही वहाँ पर पुनः राजतंत्र की स्थापना होती है और पुनः राजतंत्र की स्थापना होती है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी समाप्त होती है, लिखित संविधान भी समाप्त होता है, क्योंकि ये जो है ब्रिटेन के लोगों के जो स्वभाव था उसके अनुकूल नहीं था। और हम कह सकते हैं कि 1660 में क्रॉमवेल की मृत्यु के पश्चात 1660 में चार्ल्स प्रथम का पुत्र चार्ल्स द्वितीय जो है वो गद्दी पर बैठता है। चार्ल्स द्वितीय जो है 1667 में उसने जो है 1667 में चूँकि जो प्रीवी काउंसिल थी वो क्यूरिया रेजिस के बाद प्रीवी काउंसिल को जन्म मिला था और प्रीवी काउंसिल जो है जो अब तक बहुत बड़ी संस्था बन गई थी, अतः उसने जो है शासन कार्य में कुशलता की दृष्टि से अपने जो उसके निकट विश्वास पात्र व्यक्ति थे उनमें से विश्वास पात्र व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों से परामर्श लेना प्रारंभ कर दिया और उन 5 व्यक्तियों की सभा को या संस्था को जो नाम दिया गया वो कवाल नाम दिया गया, CABAL कवाल कहा गया। कवाल 5 जो उसके विश्वास पात्र व्यक्ति थे उनके नामों के प्रथम अक्षर से मिलकर बना हुआ शब्द था। कवाल में सबसे पहले सी का पूरा नाम है क्लिफर्ड, A से आर्लिंगटन, B से बकिंगम, A से एस्ले और L से लॉर्डरडेन। इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि कवाल जैसी संस्था से परामर्श करना प्रारंभ कर दिया गया। चार्ल्स के समय ही जो है इस समय एक एक्ट पारित किया गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून ही ये हैबियस कॉर्पस एक्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून पारित किया गया। इसमें ये व्यवस्था की गई कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जो है बंदी नहीं बनाया जा सकता है या नज़रबंद नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जो है ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण जो सीमा चिन्ह है वो है गौरवपूर्ण क्रांति। 1685 में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात उसका भाई जेम्स द्वितीय जो है ब्रिटेन के सिंहासन पर बैठता है। वह जो है पुनः वो संसद की जो है उपेक्षा करना प्रारंभ कर देता है और उसने जो है संसद की स्वीकृति के बिना ही या अनुमति के बिना ही कानून बनाने का अधिकार उसने अपने हाथ में ले लिया। ऐसी स्थिति में जो संसद थी वो बहुत अप्रसन्न हुई, या संसदीय नेता बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने जो है जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाने के लिए जो है ऑरेंज के राजकुमार विलियम तृतीय को जो है इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ऐसी स्थिति में जेम्स द्वितीय ने जब ये देखा कि इंग्लैंड में सभी लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया है तो वो भयभीत हो गया और भयभीत होकर वो फ्रांस भाग गया और इस प्रकार से ब्रिटेन में जो है बिना
रक्तपात के ही, बिना क्रांति के ही सत्ता परिवर्तन हो जाता है। और इसी को ब्रिटेन के इतिहास में, संवैधानिक विकास में गौरवपूर्ण क्रांति का नाम दिया। इस घटना को ही गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया। और इसमें जो है इस घटना, इसके द्वारा जो है गौरवपूर्ण क्रांति के बाद जो है ब्रिटेन में विधि के शासन की स्थापना हुई, या हम कह सकते हैं कि राजा या शासन की निरंकुशता पर इस घटना के माध्यम से रोक लगी। संसदीय सर्वोच्चता की स्थिति प्रारंभ हुई और जो है इस प्रकार से पुनः संसद की संप्रभुता की स्थापना ब्रिटेन में होती है।